सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी की जो हाल ही में हुए एग्जाम्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं, जैसे एडीपीओ का एग्जाम हो गया, आपका मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो गया, आई मीन आयुष मेडिकल ऑफिसर का, डेंटल सर्जन का एग्जाम हो गया, वेटनरी सर्जन का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन को कंपाइल किया गया यहाँ पे। एक सीरीज चलाई जा रही है। आज का डिस्कशन हमारा होगा यूनिट 3 पे, मध्य प्रदेश के भूगोल पे। बोल देखिए, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मध्य प्रदेश के भूगोल पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जो पहला पार्ट था, और जो सेकंड पार्ट है वो अभी डाला जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने यूनिट 1 का, यूनिट 8 का और यूनिट 9 का, इनका ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर लिया है। इसको देखने के लिए आप होम पेज जा सकते हैं और नीचे डिटेल्स में भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। नीचे डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे तो विल गेट द लिंक ऑफ ऑल दीज वीडियोज़। इसके अलावा इनका जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी में, यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो आप यहाँ इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वो सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसकी लिंक भी आपको नीचे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। आज का डिस्कशन मध्य प्रदेश के भूगोल पे है। तो आइए देखते हैं आज का 51वां क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। 51वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कौन सी परियोजना है, इनमें आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र। बेसिकली देखा है तो अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र ही देखा जाए तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की परियोजना है। एमपीपीजीसीएल की परियोजना है, बाकी अलग अलग हैं। तो ये है अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र, है ना। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ऑफिशियल है। तो ये आप लोग याद रखिए, इसका ये उपक्रम है। 52nd क्वेश्चन है आपका, श्री सिंगाजी तापी विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड? हालांकि सिंगाजी का भजन भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कि निमाड़ अंचल में गाया जाता है। इसके अलावा यदि हम इसकी बात करें तो ऑब्वियसली कौन से अंचल में होगा? ये खंडवा में है, खंडवा। यदि आप कॉमन गेस मारोगे तो भी खंडवा लगेगा, जो कि खंडवा निमाड़ अंचल में है। एवली खंडवा को हम लोग पूर्वी निमाड़ के रूप में बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ए ईस्ट निमाड़, और खरगोन को वेस्ट निमाड़ बोलते हैं ना। तो खंडवा काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगाजी तापी विद्युत गृह तो है ही है यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे ओमकारेश्वर डैम है यहाँ पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तैरता हुआ सौर प्लांट की स्थापना की जा रही है ओमकारेश्वर डैम में, तो वो भी यहाँ पर है 600 मेगावाट का। तो वो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं 53rd क्वेश्चन। अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इसका सही आंसर है सोहागपुर। अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र को सोहागपुर से कोयला प्राप्त होता है। एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो सोहागपुर ही है, जो ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके शहडोल जिले में। शहडोल संभाग की बात करें, शहडोल में कौन कौन से जिले हैं? शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है, मध्य प्रदेश की जो सबसे मोटी कोल की लेयर पाई जाती है वो कहाँ पर है? वो है सिंगरौली में। और सिंगरौली में कोल की कितनी मोटी लेयर है? वो है 136 मीटर की कोल की लेयर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। 54th क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र किस जिले में है? अब देखिए, सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पे है? बालाघाट में ही, आप लोग जानते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे कम की बात करें, ये आपके उज्जैन जिले में। उज्जैन में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र है, तो ये है उज्जैन। 54th क्वेश्चन ना। महाकाल नगरी कहते हैं उज्जैन को, और यहां से क्षिप्रा नदी पास होती है। 55वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी को नामोदस नाम किसने दिया? अब देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम्स पूछा जा रहा है, इसलिए एग्जाम ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नर्मदा नदी को नामोदस टॉलमी ने नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है 55वां के बाद 56वां क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए, यहां पे समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रीजन दिया है, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण। अब नर्मदा घाटी सतपुड़ा पर्वत के वृष्टि छाया में आता है। देखिए, समझिए कैसे। ये हुआ हमारे मध्य प्रदेश का मैप। अब देखिए, यहां पर आपका ये हो गया सतपुड़ा, ऊपर हो गया नर्मदा नदी। अब देखो, ये सिंपल सी बात है, जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, ये मान लो भारत का मैप बना दिया, ऐसा तो नहीं एग्जैक्टली बनेगा, थोड़ा सा। तो साउथ वेस्ट मानसून कैसे स्ट्राइक मारेगा? ऐसे मारेगा। तो जब मारेगा यहाँ पे स्ट्राइक मारेगा तो नीचे तो स्ट्राइक मार देगा, तो यहाँ तो बारिश हो जाएगी, यहाँ पे तो रेन हो जाएगी। लेकिन जो ये वाला रीजन है, सतपुड़ा के उस पार का रीजन, जो कि जहाँ पे नर्मदा घाटी आती है,
ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा रेन शैडो रीजन में, इसे बोलते हैं वृष्ट छाया प्रदेश। ऐसे यदि आप बात करो भारत की, यदि हम बात करें तो इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट जो है, तो यहां पर जो साउथ वेस्ट मानसून टकराता है तो पश्चिमी घाट की वेस्टर्न साइड में, मतलब यहां तो खूब बारिश होती है, भयानक बारिश होती है, लेकिन दूसरे ईस्ट साइड में यहां बारिश कम होती है, चूंकि ये बन जाता है वृष्ट छाया प्रदेश, है ना, पहाड़ के दूसरे साइड जो है बारिश कम होती है। तो यही सेम रीजन यहां भी है, सतपुड़ा पर्वत की वृष्ट छाया होने के कारण नर्मदा घाटी में बारिश कम होती है, तो ये एक बड़ी वजह है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 57वां क्वेश्चन है आपके सामने, बैहर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बैहर पठार अभी आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी एक बार फिर से मिलेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन पीएससी ने कई बार पूछा है, हो सके तो आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो बैहर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका तांबे के लिए भी है और यहाँ पर बॉक्साइट के लिए भी है। तो दोनों चीज़ें बेसिकली बैहर पठार में पाई जाती हैं, तांबा और बॉक्साइट दोनों चीज़ें यहाँ पर फेमस है ना। चलिए ये क्वेश्चन हालांकि आप लोगों ने पहले ऑलरेडी देखा होगा, बैहर पठार के बारे में एक बार पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, और इसको मैं दिखाता हूँ आपको। लेट मी शो दिस वन टू यू। ये देखिए क्वेश्चन पहले पूछा गया था, मध्य प्रदेश से बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तो ये था बैहर पठार। और बैहर पठार की बात करें, ये बालाघाट जिले में स्थित है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, तो आई एम श्योर आपको याद होगा। सो बैहर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों चीजों के लिए फेमस है। कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके बालाघाट जिले में, है ना। 58वां क्वेश्चन आपके सामने है, 58th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन विकास कारपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाते हैं एग्जाम में, ईयर याद रखना है आपको, 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 59वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन में 2020-21 में भारत में कौन सा स्थान रखता है? चूने के पत्थर के उत्पादन में, मतलब जो लाइमस्टोन है उसके प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग जो है देश में क्या है? और ये दूसरा स्थान है, सेकंड रैंक पे हमारी पोजीशन है। 60th क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने दो यहाँ पे सूचियां दी हुई हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है आपको, तो यहाँ पे सुमेलित करने का प्रयास करिए। कोयला खान की बात करें, जिसमें शाहपुर की यदि हम बात करें कि शाहपुर कौन से क्षेत्र में आएगा, तो ये आएगा आपको कन्हान घाटी में। तो ये शाहपुर कहाँ पे हो गया? शाहपुर हो गया आपके कन्हान घाटी में। अब देखिए शाहपुर याद रखना आपको, वैसे जो एज सच देखा जाए तो, सॉरी यहाँ बाई मिस्टेक मैंने कन्हान घाटी कर दिया, बल्कि ये है आपका तवा घाटी में। लेट मी करेक्ट दिस वन। शाहपुर जो है वो आपका किस में आएगा? ये आएगा आपके तवा घाटी में। शाहपुर लोकेटेड इन द तवा घाटी, है ना। इसके अलावा आपका जो मोहपानी है ये पड़ेगा आपका दैट इज इन द सतपुड़ा श्रेणी में है। भरकुही की बात करें ये पेंच घाटी में पड़ेगा, और हिंगन देवी की बात करें तो ये कन्हान घाटी में पड़ेगा। इवनली यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रमुख कोयला क्षेत्र में, मध्य भारतीय कोयला क्षेत्र में उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, कुरार जो है कोयला है, लेकिन सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी है, शाहपुर जो कि तवा घाटी में आता है, कन्हान घाटी भी है, पेंच घाटी है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ बताई गई हैं। तो कन्हान की बात करें तो कन्हान जो है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कन्हान इज लोकेटेड इन द बेसिकली, ओके कन्हान तो पूछा नहीं गया, मोहपानी का पूछा गया था, तो मोहपानी इज लोकेटेड इन द सतपुड़ा वैली, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? 59 के बाद 60th क्वेश्चन कर लिया। 60th के बाद अब करेंगे 61st क्वेश्चन। अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? हालांकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर है 1965 में स्टार्ट किया गया था अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन। 62nd क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से मध्य देश में कौन से तापी विद्युत केंद्र की स्थापना को स्थापित किया गया है? ओके, मध्य प्रदेश में कौन से तापी विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 में सर्वाधिक रही है? तो इस ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे है सिंगाजी, जो कि डोंगलिया में है, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे याद रहे सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की जो प्रेजेंट टाइम में जो कैपेसिटी है वो है 2520 मेगावाट की, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। इवन इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है। सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें, ये कोल फायर्ड पावर प्लांट है, MPPGCL का है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें जो पानी आता है, पानी जो लिया आता है वो इंदिरा सागर रिजर्वायर से लिया आता है, जो कि नर्मदा नदी का है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी एज ऑफ नो है 2520 मेगावाट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अब देखो ये क्वेश्चन भी दोबारा हम लोग कर रहे हैं,
और इस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ये है तृतीय, थर्ड रैंक पे है हमारी कोयला उत्पादन मध्य प्रदेश की रैंकिंग। 64th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? याद रहे कपास मध्य प्रदेश के स्पेशली मालवा रीजन में इसका उत्पादन ज़्यादा है, और इवनली जो मालवा रीजन में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है, और इसीलिए उस काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, है ना, रेगुर मिट्टी ही बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ये होता है खरगोन में। खरगोन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट निवाड़ बोलते हैं। महेश्वर यहीं पर स्थित है। 65th क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग कितना प्रतिशत रहा है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्री इन द ईयर ऑफ 2020-21 इन मध्य प्रदेश अप्रॉक्सीमेट ग्रास स्टेट वैल्यू एडेड इज, तो कितना रहा है? ये है 2%। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना इतना आसान होता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आप याद रखें यदि हो सके तो। 66 क्वेश्चन है, 66वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? अब देखो ये पूछा गया है क्रॉप जोन को, तो क्रॉप जोन को एग्रो क्लाइमेटिक जोन से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन मध्य प्रदेश में 11 हैं, लेकिन जो क्रॉप जोन है वो सिर्फ मात्र 5 हैं। कितने हैं? देयर आर ओनली 5 क्रॉप जोन्स। कौन कौन से हैं जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्रॉप जोन का बनाया हुआ है आपका। कॉटन ज्वार एक जोन हो गया, फिर वीट ज्वार का हो गया, राइस जोन हो गया, वीट जोन हो गया और वीट राइस जोन हो गया। तो कुल मिला के 5 जोन आपके सामने क्रॉप जोन है हमारे मध्य प्रदेश में। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो बहुत सारे हैं, ये पूरी लिस्ट दी हुई है आपके सामने 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन की। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। बुंदेलखंड, सेंट्रल नर्मदा वैली, छत्तीसगढ़ प्लेन बालाघाट, ग्रिड रीजन, झाबुआ हिल्स, कैमूर प्लेटू, सतपुड़ा हिल्स, मालवा प्लेटू, निमाड़ प्लेन्स, नॉर्दर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, सतपुड़ा प्लेटू और विंध्य प्लेटू। ये प्रॉपर तरीके से इसका मैप बना भी है, तो आप इसको देख भी सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस नंबर का हो गया? 67वां क्वेश्चन हो गया। मालवा का पठार किससे निर्मित है? मालवा का प्लेटू जो है बना हुआ है दक्कन ट्रैप से, है ना, चूंकि हमारा मालवा का रीजन थोड़ा सा दक्कन से कनेक्ट है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो ये मालवा का जो पठार है वो किससे निर्मित है? दक्कन ट्रैप से। 68th क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है 2020-21 के हिसाब से? द परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश कितना है? और ये है बेसिकली 30.72%। तो 30.72% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 69th क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की तिथि क्या है? साउथ वेस्ट मानसून का प्रभाव मध्य प्रदेश में मोस्टली रहता है, और मोस्टली बारिश जो है इसी से होती है। हालांकि जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है उससे ही बारिश होती है, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून जैसे आप देखेंगे जो हमारा इधर साइड अरेबियन सी है और यहाँ की जो ब्रांच है ये साउथ वेस्ट मानसून ही कहलाता है, और मोस्टली जो बारिश मध्य प्रदेश में होती है इसी कारण बारिश होती है। अब पूछा गया है मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की तिथि क्या है? नॉर्मल डेट्स ऑफ विथड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन मध्य प्रदेश। तो ये है आपका 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर जो है आपका समाप्ति की तिथि है। 70th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? अब इस क्वेश्चन में काफी डिस्प्यूट रहता है बेसिकली इस तरह क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी यदि आप देखेंगे समताप रेखाएं क्या होती हैं, इसमें जहां पे टेम्परेचर सेम होता है। अब ये थोड़ा सा हालांकि जिगजैग पैटर्न में होती है, जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं भारत का, यदि आप देखोगे तो ये 20 डिग्री आपको आइसोथर्मल लाइन आपको दिख रही है। तो बहुत पैरेलल तो नहीं, लेकिन लगभग आप कह सकते हो पैरेलल टाइप दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 डिग्री समताप रेखा जो है ये पैरेलल है, लेकिन एमपीपीएससी का ऑफिशियल आंसर में यदि आप जाओगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तो लिखा ही है, लेकिन साथ में जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा है इसको भी पैरेलल माना है। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे सही माने एमपीपीएससी ने। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से फिर मैं पढ़ रहा हूँ, विच वन द फॉलोइंग आइसोथर्म रन्स पैरेलल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द मध्य प्रदेश। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसमें मध्य प्रदेश के 14 जिले टच करते हैं। तो इसमें आइसोथर्म कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? 20 डिग्री वाली और 80 डिग्री वाली। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71st क्वेश्चन आपके सामने है। सूची से सुमिलित करना है, वन्य जीव अभयारण्य और जिले बताने हैं। तो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अभयारण्य के हो गए, नेशनल पार्क के हो गए, राष्ट्रीय उद्यान के हो गए और बायोस्फीयर रिजर्व के हो गए। तो इन सभी का आपको जिला याद रखना होगा, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में। तो पहला नौरादेही की बात करें तो ये कहां पे है? ये पड़ेगा आपके सागर जिले में। रातापानी की बात करें ये शिवपुरी में पड़ेगा। करेरा की बात करें ये सीधी में है।
और बगदारा की बात करें तो रायसेन में। इवनली सारे के सारे जो ये मेन हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में प्रॉपर दिखाया भी गया है। ऐसे आप देखेंगे नौरादेही आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, लुक एट हियर, नौरादेही हो गया ये आपका, और ये कहाँ पर है, ये आपका सागर का लोकेशन हो गया, हालांकि थोड़ा नीचे मैं दिखा रहा हूँ इसमें, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एनीवे थोड़ा सा इसका लोकेशन हालांकि मुझे लगता है ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, एनीवे दैट्स फाइन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है? और इसका सही आंसर है आपका, दैट्स वेरी बेसिक वन, बेसिकली धूपगढ़ के बारे में तो हर कोई जानता ही है, सबसे ऊंची चोटी है, और ये पचमढ़ी में है, और ये जो पहाड़ियां हैं वो है महादेव पहाड़ियां। यहाँ पे एक छोटी सी आपको और भी याद रखना है, जो कि कई बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ आप लोगों से, कि हमारा जो सतपुड़ा रेंज है इसमें सबसे पहली जो रेंज है यहाँ पे स्टार्टिंग पड़ती है, ये कौन सी है, मैकाल रेंज है, जो कि अमरकंटक में है। और हमारे जो कपिल धारा है या दुग्धारा वाटरफॉल है वो लगभग उसी लोकेशन में आपको पड़ेंगे। इसके अलावा फिर महादेव रेंज होगी, महादेव की पहाड़ियाँ हो गई, और यहीं पे पचमढ़ी आपका है, और धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी महादेव पहाड़ियों में ही पड़ता है। फिर यहाँ पे पड़ेगा आपको गाविलगढ़ रेंज, लब लगा हुआ है। फिर बाद में लास्ट में पड़ेगा राजपीपला रेंज। तो राजपीपला रेंज मध्य प्रदेश का जो सबसे वेस्टर्न साइड का है, मतलब पश्चिमी साइड का जो रेंज है वो है आपका राजपीपला रेंज, है ना। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, महादेव पहाड़ियों में स्थित है, इसको आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तो मैं मिस कर गया, 72nd क्वेश्चन, ओके दैट्स फाइन। 73rd क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है? तो सबसे प्रमुख कारक तो हालांकि बाकी कारक भी थोड़ा मैच करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है कि कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, जो कि अपने आप में हमारे औसतन तापमान को प्रभावित करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ये है आपका कर्क रेखा का रीजन, काफी इंपॉर्टेंट है ना। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 74th क्वेश्चन है, सूची है, सुमिलित करना है। यहाँ पे नदी दिया हुआ है, साथ में नदी का निकास किस जिले से होता है इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जिला हो या मतलब शहर हो, नगर हो। तो पहला वेनगंगा की बात करें तो वेनगंगा का जो पासेस होता है वो होता है सिवनी से। देखिए असल में देखा जाए तो वेनगंगा के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, मुंडारा। मुंडारा नाम का एक गांव है जहां से इसका ऐसा उद्गम होता है। तो ये तो चीज़ें हम लोगों ने कई बार डिस्कस पहले कर चुके हैं, जो कि महादेव हिल्स में है, और ये है भी बेसिकली कहाँ पे, सिवनी में, है ना। तो ये बहुत ऑब्वियस हो गया। ताप्ती की बात करें तो ये कहाँ से है, बड़ा ऑब्वियस बात है, इसका उद्गम मुल्तई से होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। नर्मदा की बात करें, नर्मदा पास करती है, अमरकंटक से उद्गम होता है लेकिन जौलपुर से पास करती है, और बहुत ही फेमस है ये। जो हमारा भेड़ा घाट है वो कहाँ पे है, जौलपुर में, ये बड़ा ऑब्वियस बात है। और बेतवा का उद्गम तो बेसिकली होता है कहाँ से है, रायसेन से है, जो कि कुमरा गांव नाम की जगह है जहां से बेतवा का उद्गम होता है, लेकिन विदिशा से पास करती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। बेतवा बाद में किससे जाके मिल जाती है, यमुना से जाके मिल जाती है, और यमुना से कहाँ पे मिलती है, ये पॉइंट का नाम है हमीरपुर, जहां से ये बेतवा बेसिकली हमारे यमुना नदी से मिल जाती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर हुआ A 2134, ठीक है। 75th क्वेश्चन आपके सामने है। 75th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेनगंगा का फ्लो भी दिखाया गया है, वेनगंगा यहाँ सिवनी से निकल रही है, फिर बाद में आप देखेंगे बालाघाट में फ्लो हो रही है, फिर इसके बाद गोंदिया, मतलब बेसिकली जो महाराष्ट्र का लोकेशन है वहाँ चला गया है। अब देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप, यहाँ से वर्धा नदी भी निकल रही है, और वर्धा नदी निकलते निकलते वर्धन शिखर से निकलती है वर्धा नदी बैतूल में, और ये जाकर कहाँ मिलती है, ये आपके वेनगंगा से मिलती है, और ये कन्फ्लुएंस बन जाता है, और इसके बाद इसका नाम प्रणहिता हो जाता है ना, प्रणहिता पॉइंट भी है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखें कि ये दोनों नदियाँ वेनगंगा और वर्धा मिलकर प्रणहिता का निर्माण करती हैं, और बाद में सब जाके गोदावरी से मिल जाती हैं। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है, ये होता है त्र्यंबकेश्वर से, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि महाराष्ट्र में है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड। 75th क्वेश्चन है, मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल सही है, दैट्स फाइन वन। तो बेसिकली पहला स्टेटमेंट सही है। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। देखो यदि आप देखोगे तो यहाँ पर स्पेशली यदि हम बात करें
आपका जो मालवा अंचल है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो बघेलखंड का इलाका है यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इवनली इससे लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे तो लाल पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। भिंड मुरैना जिले में जरूर मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप जाएंगे भिंड मुरैना के इलाके में, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी काफी ज्यादा पाई जाती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अलुवियल सॉइल बोलते हैं। सो अलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द भिंड एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट बिकॉज यहाँ से यमुना नदी फ्लो करती है, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। 76 क्वेश्चन में चलते हैं। 76वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को हालांकि फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल नहीं होता। पन्ना की बात करें, हीरा फेमस है। बालाघाट में तांबा, मलाजखंड जो माइन है वहां से पाया जाता है तांबा। कटनी की बात करें, चूने पत्थर के लिए फेमस है, तो कोई की बात नहीं है। सागर का मैग्नीज मैच नहीं करता, इसको आप एलिमिनेशन राउंड से निकाल सकते हैं। मैग्नीज कहाँ पे है? बेसिकली ये पड़ेगा आपके बालाघाट में ही, जो भारवेली माइंस हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके मैग्नीज के लिए, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 77 क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? अब देखो, इसमें बहुत ही बेसिक सा है। बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में 3 ही है। इसको हम लोग बोलते हैं पाप, PAP। कौन कौन से हैं? पन्ना, अचानकमारा अमरकंटक और पचमढ़ी। ये 3 के 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब इसमें यदि आप देखोगे, इसमें ऑप्शन में क्या पन्ना टाइगर रिजर्व मैच कर रहा है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है इसको बेसिकली यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ये टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर इस चीज को आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई है वो है 1973 में हुई थी, है ना, मध्य प्रदेश में। लेकिन पहला जो बनाया गया, वो पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो है कान्हा। कौन सा था? कान्हा। और कान्हा को बनाया गया था 1974 में। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जिसमें से जो 7वां जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, रातापानी। रातापानी इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व है जो बेसिकली नेशनल पार्क नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये एक सेंचुरी है। इकलौती सेंचुरी जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है वो है रातापानी। और बाकी सारे के सारे, जैसे कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, संजय डोबरी नेशनल पार्क हो गया, ये सारे के सारे बेसिकली देखा तो नेशनल पार्क हैं। इकलौता रातापानी जो है ये आपका सेंचुरी है, और जिसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर रखा है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 7 हो गए। इनको आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए 78 क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, यहाँ पे सारी चीजें लिखी भी हैं, वैसे आप इसको देख सकते हैं, है ना। 78 क्वेश्चन आपके सामने है, वेनगंगा नदी कहाँ बहती? वेनगंगा नदी बहती है कहाँ पे? अब देखिए, वैसे तो देखें तो इसका उद्गम मुंडारा से होता है, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, वो सिवनी में पड़ता है, लेकिन बालाघाट जिले से पास करती है। तो वेनगंगा नदी बालाघाट से पास करती है, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। 79 क्वेश्चन है, पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करता है NMDC। इसको मैंने क्लास में वैसे कई बार डिस्कस भी किया है NMDC के बारे में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पन्ना जिले में हीरे का उत्खनन का कार्य करता है। 80th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब देखिए, इसमें गलत विकल्प एक ही है बेसिकली देखा जाए तो, और पहला स्टेटमेंट तो सही है, मध्य से पाया जाने वाला कोयला गुडवना सेल समूह का है, सही है। मध्य प्रदेश में पेंच करनान घाटी कोयला क्षेत्र एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है, कोई शक की बात नहीं है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यदि आप प्रॉपर तरीके से सिंगरौली कोयल माइंस के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना हालांकि इतना आसान नहीं होता। ये वाले सिंगरौली का मैप भी आपको दिखाया हुआ, सिंगरौली जो है छत्तीसगढ़ को टच करता है, लेकिन यहाँ पे यदि आप देखेंगे जो इसका जो कोल फील्ड है उसको 2 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, उसमें एक तो मध्य प्रदेश में है, दूसरा उत्तर प्रदेश में है। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ पोर्शन लाई करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 80th क्वेश्चन हमारा हो गया। 81st क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? अब ऑप्शन बहुत ही क्लियर कट है। ये जो कोरबा है, कोरबा कहाँ पे है? ये बेसिकली आपके छत्तीसगढ़ में है। तो ये कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी मोपानी, सोहागपुर, पथाखड़ा ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में है। 82nd क्वेश्चन में चलते हैं। 82nd क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहा है युग में सुमेलित करना है। युग कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अब देखो, बाण सागर परियोजना तो सोन में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तवा जो है तवा में है। पेंच की बात करो, पेंच में है। बस एक ही बचता है कोलार।
कोलार परियोजना कहाँ पे है? बेतवा में नहीं है, तो यही स्टेटमेंट इसमें सही है, तो मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब कोलार डैम की बात करें, कोलार जो है ट्राइब्यूटरी है किसकी? नर्मदा नदी की। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, दिस क्वाइट इंपॉर्टेंट, कोलार रिवर भी वैसे देखा जाए तो उसमें। इसके अलावा डैम की बात करें तो यहाँ पे जिस जगह बनाया गया है वो जगह है कौन सा? सीहोर। सीहोर वो जगह है जहां पर कोलार डैम बनाया गया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ इंफॉर्मेशन दिया भी है। लखवेरी विलेज है जहाँ पर लिखा है कि दिस डैम इज कंस्ट्रक्टेड नियर लखवेरी विलेज, तो ये भी आपको याद रखना है। 83rd क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है आप लोगों से, बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं? बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेनगंगा नदी की जो नहरें हैं उसे सिंचाई की आती हैं, तो ये है बालाघाट जिले का, इसको आप लोग याद रखेंगे। वेनगंगा काफी महत्वपूर्ण नदी है, इसका जन्म उद्गम कहाँ से होता है? मुंडारा गांव से होता है, तो ये भी आपको थोड़े से पता होना चाहिए कि सिवनी जिले में है। 84th क्वेश्चन है आपके सामने। भारत की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत मध्य से किस जिले में है? डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पे है? सिंगरौली में है। 136 मीटर की कोल की लेयर पाई गई है ना। 85th क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है, मैं इसको पास कर रहा हूं। 85th क्वेश्चन आपके सामने सूची दिया है, सुमेलित करना है यहाँ पे। 85th ही है ना, ओके। सहायक नदियां हैं, नदियां दी हुई हैं, दोनों चीजें दी हुई हैं यहाँ पे। तो सहायक नदियों में बेतवा की बात करें, बेतवा जो है इसकी सहायक नदी, किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा यमुना से कहाँ मिलती है जाके? इट मीट्स एट द हमीरपुर। छिप्रा की बात करें, किससे मिलती है? ये चंबल जाके मिलती है, छिप्रा चंबल की सहायक नदी है। और छिप्रा का उद्गम कहाँ से होता है? काकरी बर्डी से होता है, जो कि कहाँ है? इंदौर में है। वेनगंगा की बात करें, ये किससे जाके मिलती है? कॉमन सेंस की बात है, गोदावरी से। पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि वेनगंगा और जो वर्धा नदियां हैं वो मिलकर प्रणेता बनाती हैं और बाद में सब जाके गोदावरी से मिल जाती हैं। तवा की बात करें, नर्मदा की सहायक नदी है, जो कि नर्मदापुर में जाके मिलती है, मतलब होशंगाबाद पहले इसका नाम था। तो 85th का सही आंसर क्या हुआ? ये हुआ पी, 2143, 2143 है ना। चलिए 86 क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, इसमें कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए। पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्करेखा से प्रभावित होता है। स्टेटमेंट लगभग सही है, इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्वालियर गर्भ ग्रीष्मकाल के लिए के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, ग्वालियर जो है कर्करेखा के ऊपर है, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। तीसरा है, मध्य देश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, मध्य देश में जो बारिश होती है, ये दोनों ही ब्रांच जो कि भारत में बारिश करने की महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। इधर साइड से बे ऑफ बंगाल, इधर से अरब सागर है, इधर से बे ऑफ बंगाल है, दोनों कारण बारिश होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड से गलत हो जाता है। इसमें क्या लिखा है? 50% वर्षा मध्य देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अब देखो, ऐसा कुछ है नहीं, मध्य प्रदेश से मेजर बारिश जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, तो 50% से तो बड़ा ऑब्वियस बात है, ज्यादा है, उस हिसाब से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा है, लुक एट दिस वन, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच। और अरेबियन सी किधर है? ये आपका इस साइड में है अरेबियन सी, तो ये इधर कौन सी बहती है मानसून? नॉर्थ वेस्ट मानसून। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 87वें क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य से किस जिले से कर्करेखा नहीं गुजरती है? अब देखो, इसको पूरा का पूरा ट्रिक बताया था आप लोगों को, रउआ रासे भौरासा, दमजब कटनी उमरासा, तो रतलाम हो गया, उज्जैन, अगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, इस तरह से आपको बताया था कुल 14 जिलों के बारे में। और इसमें दिखा है तो कौन सी मैच नहीं करती? ये है इंदौर। इंदौर में बेसिकली कर्करेखा टच नहीं करती, बाकी जगह टच करती है। 88वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? अब देखो, मध्य देश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि मध्य देश में कोयला है, इसलिए कोयला किस तरह की चट्टानें पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सी है? परतदार या अवसादी चट्टानें, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में पहचानते हैं, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। 89वां क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य से किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन यदि आप मैं देखोगे तो मालवा के पठार में यहाँ पर बेसिकली काली मिट्टी ही पाई जाती है, इसलिए उसको कपासी मिट्टी बोलते हैं, दैट्स वन ऑफ द रीजन। नर्मदा घाटी की बात करें, यहाँ भी लगभग कुछ ऐसी कंडीशन है कि काली मिट्टी जो है पाई जाती है। बघेलखंड यही इकलौता बस्ता है जहाँ पे काली मिट्टी नहीं, बल्कि यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बाकी सतपुड़ा श्रेणी में पाया जाता है। तो बघेलखंड जो ऑप्शन यहाँ पे आपको सामने दिया हुआ है, यहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला है 90वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों से विभाजित है? पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुल मिला के 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के कितने हैं? 11। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू।
चलिए आगे चलें, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वन। 91st क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया आप लोगों से जिला और संभावित उत्पाद, कौन से जिले में कौन सा उत्पाद होता है। अब देखो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है समय समय पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल के माध्यम से कौन से जिले की कौन सी फेमस क्विजिन्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से देता भी है। अब देखो यहाँ पे यदि हम मैच करना शुरू करें तो बालाघाट में जो कोदो कोटकी है उसको बेसिकली जीआई टैग दिया गया था। बैतूल की बात करें, बैतूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये है आपका सागौन, यहाँ पर आता है। खरगोन की बात करो तो ये मिर्च उत्पादन के लिए है। नरसिंहपुर की बात करो तुअर दाल एवं गुड़ के लिए है। तो कुल मिला के 91st का सही आंसर क्या हुआ, दैट इज बेसिकली डी। 92nd में चलते हैं। 92nd पूछा है आप लोगों से, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किस शहर में है। इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, बड़ा ऑब्वियस बात है, ये है आपका मलाजखंड। मलाजखंड जो कि आपके बालाघाट में है, इसे कॉपर सिटी के रूप में जाना जाता है। 93rd क्वेश्चन है अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ जो है किससे संबंधित है। आप देखो अटल प्रगति पथ जो बनाया गया है ये बेसिकली जो मेन फोकस हमारा चंबल क्षेत्र में है, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बेसिकली आपका अटल प्रगति पथ है, वहीं से चलाया गया है। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया है। अटल प्रगति पथ की बात करें 313 किलोमीटर लॉन्ग है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया है। 4 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी दिया हुआ है, द प्रोजेक्ट ऑल्सो विल लिंक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर टू द वेस्ट एंड हाईवेज दिल्ली, वडोदरा, आगरा, कानपुर एंड बोथ ऑफ द ईस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट की बात करें, श्योपुर, मुरैना और भिंड जो है इसमें अटल प्रगति पथ में चिन्हित किए गए हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है और 31 जुलाई 2015 को भारतमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपका 94th क्वेश्चन हो गया आपका। बेसिकली पूछा गया 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य से किस क्षेत्र में स्थित है। और ये बहुत ही बेसिक है, ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 95th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्रों से संबंधित नहीं है। अब देखिए इसमें यदि आप देखोगे तो यहाँ पे सारणी बैतूल में तो है ही है, अमरकंटक में भी है, बीरसिंहपुर में भी, उमरिया में एक ही बसता है, ये है दुंगलिया। दुंगलिया मुंडी जो खरगोन में है आपका, यहाँ पर देखा है तो इस तापीय विद्युत केंद्र से कोई संबंधित नहीं है, डुंगलिया मुंडी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नंबरिंग देख लेते हैं। 96th क्वेश्चन आपके सामने है एंड दिस इज ऑल्सो क्वाइट बिग वन। सूची सुमेलित करना है। अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है और इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की बात करो तो ये जबलपुर से निकलती है। राजमार्ग 39 की बात करो तो ये सागर से निकलती है। राजमार्ग 46 की बात करो तो ये भोपाल से निकलती है और खजुराहो से जो निकलती है वो है राजमार्ग 44। तो कुल मिला के सारी लिस्टिंग आपके सामने दी हुई है और इसका सही आंसर है सी, 4123। 97 में चलते हैं। अब 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। अब देखो यहाँ पर बाद में पीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। उनका मानना ये है कि ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखें, इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू सेवरल रिसोर्स यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्वियस सी बात है मिलेगा कि 2 एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल और इंदौर, ये इंटरनेशनल मिले हैं, बाकी खजुराहो ग्वालियर नहीं आते हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो कौन सा नहीं है, तो इसमें 3 और 4 आते हैं, और ऑब्वियस बात है। लेकिन बाद में पीएससी ने इसको डिलीट मान लिया है बिकॉज इसमें कुछ डिस्प्यूट अलग से तरीके थे, दैट्स वाई इसको डिलीट कर दिया गया है, बिकॉज बेसिकली ऑफिसर सोर्स की कमी है इसमें, दैट्स वाई दैट्स पॉसिबिलिटी। एनीवे अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे इसमें यदि आपको यदि इन्फॉर्मेशन है तो आप बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी भोपाल और इंदौर को जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, बाकी खजुराहो और ग्वालियर को डोमेस्टिक बोला गया है। तो उस हिसाब से मेरी तरफ से सी ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन एमपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो आपके ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें पूछा गया कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे बरगी परियोजना की बात करो तो ये कहाँ पर है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ये आपके जबलपुर में है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बरगी नदी में है। तवा परियोजना तवा नदी में होशंगाबाद में है, जो कि आपकी ट्राइबोटरी नर्मदा की। मटियारी बांध ये आपके मंडला जिले में है, तो ये भी ऑप्शन सही है। बरना घाटी की बात करो ये उज्जैन में नहीं है। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि बरना घाटी बेसिकली है कहाँ पे। तो पहली बात ये रखना है कि बरना जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली
वैसे बरना जो डैम बरना नदी है उसी में बना हुआ है, और बरना नदी जो है आपका नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, राइट बैंक ट्राइबोट्री है। द सेकेंड थिंग इज दैट ये जो बना हुआ है, ये बना है बेसिकली रायसेन जिले में, मतलब उज्जैन का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो बरना घाटी परियोजना कहाँ पे है? रायसेन में। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी भी हुई है कि कब बनाया गया, 1978 में इसको कंप्लीट किया गया था। अगला आपके सामने इस क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मालवा मिल भी बड़ी फेमस है आपके इंदौर की। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न साइड आपको मिलेगा, इससे मालवा में काली मिट्टी ही पाई जाती है, बड़ा ऑब्वियस बात है। ये रेगुर मिट्टी के नाम से मशहूर है, इसे कपासी मिट्टी ही बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर हुआ डी। तो ये रहा, फाइनली हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यूनिट 3। तो हम लोगों ने यूनिट 1 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यूनिट 8 को अपलोड कर दिया है। यूनिट 1 क्या है? मध्य हिस्ट्री। यूनिट 8 जो है आपका बेसिकली मध्य करंट अफेयर और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर है। यूनिट 9 की बात करो तो ये आपका है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 3 यूनिट को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यूनिट 3 भी अब फाइनली अपलोड हो चुका है, इसके दोनों पार्ट हो चुके। पहले एक पार्ट कर दिया था, अब दूसरा पार्ट भी कर दिया। वो सारी चीज़ों की लिंक जो है आपको नीचे डिटेल से मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा राम सोनी MPSC, इसको ज्वाइन कर लें प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आपको PDF भी इनके मिल जाएंगे, है ना। इसकी लिंक आपको नीचे डिटेल से मिल जाएगी, है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।